Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के बारे में हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 है जिसमें हम सिंपली ट्यूब डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूब डिज़ाइन एक तरह से शॉर्ट समरी होगी एक्सरे ट्यूब की कि एक्सरे ट्यूब में क्या क्या होता है। तो बात करते हैं हम एक्सरे ट्यूब की। एक्सरे ट्यूब में जो इलेक्ट्रिक पावर है वो एक्सरे फोटोन को कन्वर्ट करती है और एक्सरे ट्यूब में नेगेटिवली चार्ज्ड को कैथोड बोलते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज कैथोड कंटेनिंग फिलामेंट, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है। और एनोड साइड होता है पॉजिटिवली चार्ज, जो हमारा होता है टारगेट, जो हमारा टारगेट का काम करता है और जहाँ से हमारे एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। और एनोड हमारा स्टेशनरी भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है, रोटेटिंग भी हो सकता है। अब जो हमारा रोटेटिंग एनोड है वो वैक्यूम में ही काम करता है, यूज़ ऑफ रोटेटर या स्टेटर। वो अलग अलग है कि वो रोटेशन वाला है या स्टेशनरी वाला है। अब एनोड और कैथोड को जो है दोनों को एक वैक्यूम इवैक्यूएटेड एनवलप में रखा जाता है। मतलब कि पूरा जो ये पूरा एनोड और कैथोड होता है, जो हमारे दो पार्ट हैं, ये वैक्यूम में होते हैं ताकि गैसेस के साथ उनकी कोई रिएक्शन या मॉलिक्यूल अटैचमेंट ना हो जाए, या उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कम ना हो जाए। इस वजह से इनको वैक्यूम में रखा जाता है। और इसके बाद इसकी ट्यूब हाउसिंग की जाती है। ट्यूब हाउसिंग एक तरह से शील्डिंग की जाती है कि कोई भी रेडिएशन वहाँ से लीक ना हो। फिर उसके बाद जो हाउसिंग है उसमें एक ऑयल बाथ होता है, जो ट्यूब के कंपोनेंट को ठंडा रखने में हेल्पफुल होता है। अब जो हमारी प्राइमरी एक्सरेज हैं वो एक विंडो से बाहर निकलती है, जो कि ट्यूब हाउसिंग में होती है। और जो एक्सरे विंडो होती है वो पतला भी हो सकता है, और वो मतलब कि पतला भी हो सकता है जो ग्लास है पूरा उसमें। अब जो मेमोग्राफी है हमारा, मेमोग्राफी में जो विंडो यूज़ की जाती है वो बेरिलियम की बनी होती है, जो लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे हम प्राइमरी एक्सरेज रिलीज़ होती है तो विंडो से पास होगी, तो कुछ हमारी एक्सरे फोटॉन्स ऐसे होते हैं जिनकी लो एनर्जी होती है, इसलिए वो विंडो पे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हाई एनर्जी फोटॉन्स ही बाहर जा पाते हैं। तो ये था हमारा एक्सरे ट्यूब में ट्यूब डिज़ाइन के बारे में अ शॉर्ट समरी। तो आज हम एक्सरे ट्यूब पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलामेंट एक हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड साइड होता है एक्सरे ट्यूब का, जिसे हम कैथोड कहते हैं। अब जो फिलामेंट है हमारा वो एनर्जी सोर्स होता है एक तरह से एक्सरे प्रोड्यूस करने का, जहाँ से हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं टुवर्ड्स एनोड, जिससे कि हमारे एक्सरे प्रोड्यूस हो सके। अब इसकी सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसमें वोल्टेज सप्लाई होती है जो फिलामेंट में, वो वोल्टेज सप्लाई होती है अप्रोक्स 10 वोल्टेज, और जो करंट होता है वो होता है अप्रोक्स 4 एम्पियर। तो दैट मीन्स जो हमारा पावर डिसिपेशन है, कितने पावर जनरेट करता है, वो अप्रोक्स 40 वोल्ट तक जनरेट करता है। और इसकी फिलामेंट की जो फिलामेंट है वो मेनली कोल्ड टंगस्टन वायर होती है। टंगस्टन की छोटी छोटी वायर को कोयलिंग की जाती है, जो जिससे कि हमारा फिलामेंट बनाया जाता है। जैसे कि लाइक इन बल्ब यू कैन सी द फिलामेंट, छोटी सी वायर होती है और उसको कोयलिंग किया होता है। और हमारा जो मॉडर्न अब एक्सरे ट्यूब आ रही है उसमें दो दो फिलामेंट और दो दो फोकल स्पॉट साइजेस यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि ट्यूब की लाइफ भी बनी रहे और किसी एक फिलामेंट पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। अब इसका हमने फिलामेंट को यूज़ क्यों किया, क्योंकि फिलामेंट का हाई रेजिस्टिंग वो होता है, हाई रेजिस्टिव
वो कर सकता है, सहन कर सकता है, और इसका जो टेम्परेचर है ये अपना अप्रोक्स 2200 डिग्री सेल्सियस तक अपना रेजिस्टेंस कर सकता है। इतने टेम्परेचर पे इसको कुछ नहीं होगा, जिससे कि थर्मोनिक एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, और वो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड बनाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो एक क्विक रिव्यू है, ओनली फिलामेंट है। फिलामेंट की कोयलिंग होती है टंगस्टन वायर में, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, और इससे थर्मोनिक एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन की। और इसके आगे एक फोकसिंग कप लगाया जाता है, जिससे कि एक तरीके से नाम से ही पता लगा सकते हैं फोकसिंग कप, जो हमारा फोकस करता हो, जो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, जब उन इलेक्ट्रॉन को सही डायरेक्शन देने के लिए हम इसके आगे फोकसिंग कप लगाते हैं। तो ये था हमारा फिलामेंट के बारे में। आज हम एक्स-रे ट्यूब में ट्यूब करंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। ट्यूब करंट क्या होता है? ट्यूब करंट हमारा वो करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट से टारगेट की तरफ जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूब करंट। टारगेट से मतलब कि फिलामेंट से फ्लो होके एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वो टारगेट को हिट करेंगे, और टारगेट से एनोड से हमारा एक्सरे प्रोड्यूस होगा। ये बेसिकली हमारा होता है ट्यूब करंट। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं फिलामेंट की साइड से, हीटेड जो होता है, हीटेड फिलामेंट हो जाता है, उसकी साइड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, एमिट होते हैं, उसके बाद एक नेगेटिव क्लाउड बन जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फिलामेंट के आसपास। उसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज, जो कि आगे जो फर्दर एमिशन है इलेक्ट्रॉन की और ना हो उसको रोकता है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनका काम होता है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक ट्रैवल करना या फ्लो करना, या यू कैन से कह सकते हैं अट्रैक्ट होना नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की साइड। और जो हमारा फिलामेंट होता है वो होता है नेगेटिव साइड, और हमारा एनोड होता है पॉजिटिव साइड, इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अब इसमें आता है एक लो वोल्टेज। अब जो हमारा पोटेंशियल है कई बार इनसफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन को फिलामेंट से दूर भगाने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेस चार्ज लिमिटेड। ठीक है। फिर आता है सैचुरेशन वोल्टेज। वो वोल्टेज होती है पीक वोल्टेज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से पुल्ड अवे हो जाते हैं इमिडिएटली। जो सारे इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया है, वो एनोड की तरफ मूव हो जाते हैं। उस दौरान हमारा जो एक्सरे ट्यूब करंट होता है वो होता है मैक्सिमम, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। जो हमारा ट्यूब करंट है वो नॉर्मली इंक्रीज़ होता है जैसे कि फिलामेंट हीटिंग होगा, हीटिंग बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, तो ट्यूब करंट भी इंक्रीज़ होगा। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो हमारा ट्यूब रेंजेस है वो 1 मिली एम्पेयर से 1200 मिली एम्पेयर तक यूज़ होता है। बेसिकली जो हमारा फ्यू एमए तो फ्लोरोस्कोपी में ट्यूब करंट यूज़ होता है, और फ्यू 100 एमएज में एमए वो होता है हमारा रेडियोग्राफी या सीटी में। तो ये था हमारा ट्यूब करंट। बेसिकली ट्यूब करंट में याद रखने लायक ये बात है कि ट्यूब करंट वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फिलामेंट से टारगेट की तरफ जाते हैं और हिट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्यूब करंट। लेट्स बिगिन एक्सरे ट्यूब पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे फोकल स्पॉट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। द एरिया ऑफ द टारगेट जो होता है हमारा, जो जहाँ से एक्सरे प्रोडक्शन हुए उसका जो एरिया होता है वो डिटरमाइंड होता है दो चीज़ों से। पहला है हमारा फिलामेंट साइज, और दूसरा है हमारा फोकसिंग कप। अब जो फोकल स्पॉट है, एक तरह से जो फोकल स्पॉट है हमारा, वो एक तरह से साइज होता है हमारा। जो हम एक्सरे जितना हमें एरिया लेना होता है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, उसको हम फोकल स्पॉट कहते हैं। साइज ऑफ द सोर्स ऑफ एक्सरे आर व्यूड बाय द पेशेंट। अब फोकल स्पॉट को हमें छोटा रखने के लिए लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि लार्जर अमाउंट में जो हीट लोडिंग कैपेसिटी आती है
एक्सरे प्रोडक्शन जो होता है उसमें जो हमारे जो साइज ऑफ इंटरेस्ट है फोकल स्पॉट वो छोटा होता है। इस प्रिंसिपल में ये है मेनली। और इस प्रिंसिपल का मेन जो हमारा समझने का एरिया है वो ये है कि जो हमारा टारगेट है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट किया जाता है जिससे कि फोकल स्पॉट में डिफरेंस आ सके। इतना अप्रोप्रिएट एंगल होता है जिससे कि वो फोकल स्पॉट छोटा हो जाए। मेनली हम 7 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है एनोड एंगल का, जिससे कि हमारा फोकल स्पॉट स्मॉल डायरेक्शन में जाए, जबकि हमारी लार्ज एरिया में एक्सरे की प्रोडक्शन हो रही है, या कह सकते हैं हीटिंग ऑफ द एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं जो हमारे टारगेट पे। उसके बाद जो प्रोडक्शन होती है उससे वो वेरी थिन रेज हो जाती है, कह सकते हैं स्मॉल एरिया फोकल स्पॉट जो होता है उसका स्मॉल हो जाता है। इसलिए इसमें हम लाइन फोकस प्रिंसिपल के यूज़ करके इसको फोकल स्पॉट को स्मॉल करते हैं, जिससे कि हमारी इमेज जो होती है शार्प हो जाती है। स्मॉल होगी तो वो शार्प होगी, और लार्ज हो जाती है थोड़ी सी तो उसमें शार्पनेस धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब जो इसमें हमने टर्म यूज़ की है एनोड एंगल, वो एंगल होता है टारगेट सरफेस और सेंट्रल बीम के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एनोड एंगल कहते हैं। अब फोकल स्पॉट अगर स्मॉल होगा तो हमारी शार्प इमेज प्रोड्यूस होगी, और लार्ज होगा तो वो हाई जो हीट लोडिंग कैपेसिटी है उसको टॉलरेट करने के लिए इतना एक्सेसिबल होगा। अब इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के हम एक इमेज को एक्सपोज करते हैं। जो हमारे लार्ज फोकल स्पॉट है उसमें शॉर्ट एक्सपोजर टाइम का ज़रूरी होता है, क्योंकि जो शॉर्ट हमारा अगर एक्सपोजर टाइम होगा तो उससे शार्पनेस ज़्यादा आ जाएगी। और फोकल स्पॉट को अगर हमें बेस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आना है, उसकी शार्पनेस अच्छी हो, इमेज क्वालिटी अच्छी हो, तो उसमें स्मॉल फोकल स्पॉट रखना ज़रूरी होता है। मेनली फोकल स्पॉट साइजेस जो होता है मैन्युफैक्चर के द्वारा एक्सरे ट्यूब में 0.1 mm से 1.2 mm साइज का होता है। Here you can see the diagram of the line focus principle. You can see here the anode angle and the rays come out and the X-ray are produced in a, जो उसका वेवलेंथ है या कह सकते हैं हमारा विड्थ है उसकी, वो हमारी कम हो गई है। स्मॉल फोकल स्पॉट जो उसका है स्मॉल हो गया जब एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारा ये पर्टिकुलरली एक्सरे ट्यूब में होता है। फोकल स्पॉट में मेनली हमें यही पढ़ना है कि स्मॉल साइज फोकल स्पॉट क्यों होता है, वो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल। लेट्स स्टार्ट एक्सरे ट्यूब पार्ट 5। तो आज हम एनोड के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एनोड क्या होता है? एनोड एक हमारा जहाँ पे टारगेट होता है उसको हम एनोड कहते हैं, या एनोड को टारगेट कहते हैं, बात एक ही है। जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं टारगेट पे और दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हीट और एक्सरेज। अब जो टारगेट है वो एनोड मटेरियल है जिसमें टेम्परेली स्टोर होती है हीट एनर्जी, जो कि टारगेट पे डिपॉजिट हो जाती है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं मेनली, स्टेशनरी और रोटेशनरी एनोड। स्टेशनरी में यूज़ एक तरह से टंगस्टन का ही होता है, यूज कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन, जिसमें कि कॉपर के ब्लॉक को लगाया जाता है, क्योंकि कॉपर एक गुड हीट कंडक्टर है और हीट डिसिपेशन इज़ लिमिटेड। मेनली हमारा जो स्टेशनरी एनोड है वो हमारा पोर्टेबल जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, एक्सरे यूनिट्स होती है, उसमें यूज़ लिया जाता है। और दूसरा आता है हमारा रोटेटिंग एनोड, जिसमें कि हमारा जो इफ़ेक्टिव टारगेट एरिया है वो एक्सपोज़र के दौरान हीट कैपेसिटी को रेज़ करता है। जो टारगेट रोटेटिंग एनोड है उसमें जो इफ़ेक्टिव टारगेट एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि एक्सपोज़र के दौरान उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब इसमें क्या है कि
इस हीट को, इन सब को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। वैक्यूम होता है, वैक्यूम रिक्वायरमेंट होता है एक्स-रे ट्यूब, क्योंकि जो हमारा रोटेटिंग एनोड है वो एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। द रोटर जो हमारा होता है इनसाइड द एनवेलप टर्न्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन दी स्टेटर इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स। जो हमारा रोटेटर है इनसाइड अंदर, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट में रिस्पोंड कर देगा अगर हमने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स हैं उनकी वजह से उसके जो एनवलप के बाहर है वो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करने लग जाएगा। तो ये था हमारा एनोड में। मेनली हमें यही ध्यान रखना है कि स्टेशनरी और रोटेशनरी दो एनोड होते हैं, और हम जो हमारा स्टेशनरी होता है उसके आगे हम कॉपर ब्लॉक लगाते हैं जो कि हमारा गुड हीट कंडक्टर होता है। बट उसकी जो हीट डिसिपेशन है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करने की या सहन करने की, वो एक लिमिट तक होती है, फिर भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ गुड हीट कंडक्टर। रोटेटिंग में रोटेटिंग है इसलिए उसका इफ़ेक्टिव जो टारगेट एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि एक्सपोजर के दौरान उसमें हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनोड। Today we are discussing about X-ray tube with diagram. Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. Here you can see the diagram. In this video I only describe or discuss with the help of this diagram only. Here you can see the rotor and the anode. जो हमारा एनोड होता है वो हमारा दो टाइप में होता है, या तो हमारा स्टेशनरी होगा या फिर हमारा रोटेटर होगा। अगर रोटेटर होता है तो उसकी जो इफ़ेक्टिव एरिया है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू स्टेशनरी के। अब जो हमारा स्टेशनरी एनोड होता है उसमें अगर लगातार कोई एरिया पे बार बार इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो उसमें उसकी डीजनरेशन होगी या उसकी लाइफ कम होगी। बट एज़ कंपेयर टू रोटेटिंग एनोड में वो रोटेट करता है, इसलिए इसमें जो लाइफ स्पैन होती है इसकी भी ज़्यादा होती है। फिर आता है हमारा जो टारगेट है, जो हमारा एनोड है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है, और इसमें जो एक तरह से जो स्टेशनरी एनोड है उसमें स्टेशनरी एनोड है वो हमारा टंगस्टन का है और वो कॉपर ब्लॉक में होता है। देन आता है हमारा ट्यूब करंट। ट्यूब करंट हम उसी को बोलेंगे जो हमारा ट्यूब में करंट फ्लो होता है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं फिलामेंट से टारगेट की तरफ, और जो टारगेट पे यानी कि एनोड पे जाके हिट करते हैं और एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे एक्सरेज हैं वो हमारे ओनली 1% प्रोड्यूस होते हैं, और बाकी जो हमारी 99% है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। और जो हमारा एनोड और कैथोड है, ये पूरा जो ट्यूब है ये एक वैक्यूम में होती है, क्योंकि अगर हम कोई भी एयर या कोई भी पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होंगे अंदर, गैसेस या मॉलिक्यूल किसी भी तरह के, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड कर रहे हैं एनोड की तरफ, वो किसी के साथ भी बाइंडिंग या कोलाइडिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो लॉस हो जाएगी। इसलिए हम इसको कैथोड और एनोड को दोनों को वैक्यूम में रखते हैं। फिर आता है हमारा ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग हम बेसिकली रेडिएशन लीकेज को रोकने के लिए करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए ट्यूब को हम पूरा हाउसिंग करते हैं, एक तरह से शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कोई भी रेडिएशन लीकेज ना हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। अब बात आती है हमारी विंडो की। जो हमारा ट्यूब हाउसिंग होती है उसमें एक विंडो होती है जिससे हमारे प्राइमरी एक्सरेज एग्जिट होते हैं। अब विंडो का बेसिकली काम क्या होता है? विंडो काफ़ी पतला होता है, बट उसका वर्क होता है जो हमारी प्राइमरी जो एक्सरेज हैं उसमें कुछ एक्सरेज ऐसे होती हैं जो लो एनर्जी एक्सरेज होती हैं, और उनको
वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हाई एनर्जीज एक्सरे को ही आगे जाने देता है, जैसे कि हम मैमोग्राफी में बेरिलियम का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा एक क्विक रिव्यू ऑफ एक्सरे ट्यूब विद डायग्राम। आई होप all points you have been clear out by this video. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.